1970 से 1980 के दशक में वेनेजुएला एक अमीर तथा समृद्ध देश था। उस समय यह दुनिया का 20वां सबसे अमीर देश था। आज तो पैसा बहुत देशों के पास है, लेकिन 70-80 के दशक में पैसा किसी किसी देश के पास होता था। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, का देश है। वेनेजुएला का क्षेत्रफल 9,16,500 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या 3 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 60 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। अभी के समय में जिस देश की गिनती अमीर तथा लग्जरी देशों में आती थी, आज यह दुनिया का सबसे गरीब और पिछड़ा देश कैसे बन गया। ऐसे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। यहाँ एक और हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला के पास पैसा न हो, ऐसा तो है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि ढेर सारे पैसों का भी कुछ नहीं आता। वेनेजुएला की हालत महंगाई में पाकिस्तान से भी बुरी है। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि इतना अमीर देश आखिर इतना गरीब कैसे बन गया। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखना। यह ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आपके पूरे जीवन में काम आएगी कि कैसे सब कुछ फ्री मिलने से अमीर देश का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपकी इस मेहरबानी से हम जैसे नए यूट्यूबर को भी अपना ज्ञान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। वेनेजुएला वह देश है जो उपनिवेश अर्थात गुलामी से बहुत पहले ही छुटकारा पा चुका था। 5 जुलाई सन 1811 को वेनेजुएला को स्पेन से आज़ादी मिली थी। उस समय वेनेजुएला गरीब देश हुआ करता था। तेल की खोज से पहले वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था अर्थात आय के साधन केवल कृषि पर ही निर्भर थी। जैसे कॉफ़ी, कोकोआ, चीनी तथा तंबाकू का उत्पादन तथा निर्यात होता था। फिर साल 1922 में वेनेजुएला में तेल की खोज हुई और वेनेजुएला की किस्मत चमक गई और कृषि की जगह तेल ने अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया। वेनेजुएला में आज भी विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो कि 303 अरब बैरल के लगभग है, जो विश्व में तेल के भंडार के रूप में पहले नंबर पर आता है। उसके बाद ईरान, सऊदी अरब तथा इराक का नंबर आता है। वेनेजुएला का तेल भंडार अमेरिका के तेल भंडार से 7 गुना ज़्यादा है, जबकि अमेरिका की जनसंख्या वेनेजुएला से 12 गुना ज़्यादा है। अब सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा तेल होने के बाद भी इस देश की हालत इतनी कमज़ोर कैसे है। इतनी गरीबी है कि भूख से लोग परेशान हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पैसों से भरे बैग से 2 वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकते। यहाँ आज पाकिस्तान से भी 10 गुना ज़्यादा महंगाई है। 1970-80 के दशक में वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति खाड़ी देशों से भी बहुत अच्छी थी। एक समय ऐसा था वेनेजुएला का तेल तकरीबन विश्व के सभी देशों में जाता था। उस दशक में वेनेजुएला में प्रति व्यक्ति आय $15,000 से भी ज़्यादा थी। उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय $110 हुआ करती थी। जरा सोचो, भारत से 150 गुना ज़्यादा अमीर थे वहाँ के व्यक्ति। तेल बेच बेच कर वेनेजुएला अमीर होता जा रहा था। और फिर वेनेजुएला की राजनीति में ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने वेनेजुएला के व्यक्ति को आलसी तथा मुफ्तखोर बना दिया। शासन के चक्कर में नेताओं ने पैसे की राजनीति खेलनी शुरू कर दी, अर्थात परी की रेवड़ियां बंटनी शुरू हो गई। सरकार ने बिना पैसे खर्च किए घर देने शुरू कर दिए। मुफ्त का राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त तेल, मुफ्त यातायात, अर्थात सब कुछ मुफ्त या फिर बहुत ज़्यादा सब्सिडी पर लोगों को मुहैया कराया जा रहा था। लेकिन फिर भी वेनेजुएला सरकार के पास बहुत पैसे बच जाते थे। मुफ्तखोरी का खाने से वेनेजुएला के लोगों की आदत बिगड़ती चली गई। वे आलसी हो गए। कमाई के दूसरे साधन कृषि वगैरह से लोगों का ध्यान हटता चला गया। सब कुछ फ्री मिलने या बहुत कम दाम में मिलने से जनता का ध्यान कमाने की तरफ से हटता चला गया और यह खेल कई वर्षों तक चलता रहा। अब वेनेजुएला के लोग केवल मौज मस्ती करते थे, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की तो उन्हें चिंता ही नहीं थी। अर्थात परी की रेवड़ियों ने जनता को आलस्य की ओर धकेल दिया। लोगों की आदतें बिगड़ गई, कमाई के दूसरे साधन बंद हो गए। यह सिलसिला दशकों तक चलता रहा। परिणाम यह हुआ कि वेनेजुएला के लोग कमाना ही भूल गए। साल 1990 तक वेनेजुएला के हालात बहुत अच्छे थे। फिर तेल की कीमतों में कमी आने लगी, क्योंकि संसार में मंदी और तेजी चलती रहती है। क्योंकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था केवल तेल से ही चल रही थी और तेल के दामों में गिरावट आने से अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हुई। महंगाई बढ़ने लगी और 1996 में महंगाई दर, इसे इन्फ्लेशन रेट भी बोला जाता है, 100% तक बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वेनेजुएला की GDP अर्थात आर्थिक वृद्धि दर पहले से 50% तक गिर गई। लेकिन फिर भी वेनेजुएला की सरकार और जनता की आंखें नहीं खुली। फिर साल 1999 ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बनते हैं और उसी दौरान कच्चे तेल के दामों में इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी होने लगी और वेनेजुएला के पास फिर से माया अर्थात दौलत आनी शुरू हो गई। एक कहावत है कि आवश्यकता से ज़्यादा माया अर्थात दौलत भी मनुष्य का दिमाग खराब कर देती है।
और ह्यूगो सावेज ने भी मुफ्त का सामान बांटने वाली परंपरा को जारी रखा। परंतु देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य उद्योग धंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रपति सावेज ने पैसे के इन्वेस्टमेंट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, अर्थात तेल के अलावा आमदनी के दूसरे तरीकों या विकल्पों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। पिछली मंदी से भी कोई सबक नहीं सीखा, यानी कि शासक भी नवाब और जनता भी नवाब। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी नुकसान में जाने लगी। ह्यूगो की नीतियों के कारण कंपनियां कब तक घाटा उठाती और धीरे धीरे देश में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कंपनियां बंद हो गई तथा सब कुछ बाहर से आयात किया जाने लगा और जनता को सब कुछ फ्री बांटने वाला सिलसिला भी जारी रहा। सावेज की सरकार ने सभी प्राकृतिक संसाधनों, तेल वगैरह के उत्पादन तथा व्यापार को निजी, देसी तथा विदेशी कंपनियों से छीनकर अपने हाथ में ले लिया, अर्थात सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कहते हैं तेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सबसे ज़्यादा अमेरिका की थी। इन सब कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलना पड़ा और तभी से वेनेजुएला अमेरिका की आंखों में खटकता है। ऐसा करने से वेनेजुएला की स्थिति बिगड़ती चली गई। 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर जितना खर्च आता था उससे कम कीमत पर तेल बिक रहा था। दूसरा, जनता भी कुछ काम नहीं कर रही थी। फिर साल 2013 में राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज की मृत्यु हो जाती है। सावेज की मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने थे। ये वही निकोलस मादुरो हैं जिसे 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर आक्रमण करके अमेरिकी सेना उठाकर ले गई। सावेज कैंसर से पीड़ित थे। वे अपने जीते जी मादुरो को राष्ट्रपति नियुक्त कर गए थे। मादुरो भी सावेज के पद चिन्हों पर चलते रहे और फ्री की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि 2009 से ही विश्व भारी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और तेल की कीमतों में भी लगातार गिरावट आ रही थी। ये तो जाहिर है, जब भी आर्थिक मंदी आती है सबसे पहले शेयर बाजार और कच्चा तेल लुढ़कता है। इस प्रकार वेनेजुएला की जीडीपी में भी गिरावट आई, क्योंकि सभी देशों की जीडीपी गिर चुकी थी। वेनेजुएला की जीडीपी में 10% हर वर्ष गिरावट हो रही थी और 2015 में तो वेनेजुएला की जीडीपी का बुरा हाल हो गया। लेकिन सत्ता के लालच में सरकार ने सब्सिडी तथा मुफ्त की चीज़ों में कोई कमी नहीं की। वह पहले की तरह जनता को उपलब्ध कराती रही और अर्थव्यवस्था को संभालने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण तेल उत्पादन पर जितना खर्च आता था वह ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं बिक पाता था। धीरे धीरे मार्जिन कम होता गया और ऊपर से लोगों को सब कुछ मुफ्त। मंदी के दौर में यह आसान काम नहीं होता। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी। दूसरी ओर अमेरिका से संबंध बिगड़ने से वेनेजुएला के कुछ तेल निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब वेनेजुएला का तेल पहले से कम निर्यात होने लगा। फिर राष्ट्रपति ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू कर दिया, लेकिन जनता को फ्री का सामान अब भी बंद नहीं किया गया। सत्ता के लालच में फिर दूसरे देशों ने भी कर्ज देना बंद कर दिया, उधार सामान देना बंद कर दिया। करेंसी तो वेनेजुएला की पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अब मादुरो ने देश की गरीबी को दूर करने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा नोट छापने शुरू कर दिए। नोट छापने का आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में इससे देश की गरीबी दूर नहीं होती, बल्कि महंगाई और बढ़ जाती है। नोट छापने की एक लिमिट होती है। यदि आवश्यकता से ज़्यादा नोट छापोगे तो नोट ज़्यादा और वस्तुएं कम होती चली जाएंगी। परिणाम स्वरूप महंगाई बेहिसाब बढ़ जाएगी। इस ओर तो मादुरो ने सोचा ही नहीं था। नोट केवल देश की जीडीपी और महंगाई को ध्यान में रखकर ही छापे जाते हैं, वो भी एक लिमिट में। 2016 में वेनेजुएला में महंगाई दर अर्थात इन्फ्लेशन रेट 800% थी, जो 2018 में बढ़कर 3 लाख और 2020 में यह बढ़कर 10 लाख प्रतिशत हो गई। हालांकि नोट छापने की वजह से सरकार तथा जनता के पास पैसे की कमी नहीं थी। महंगाई के हालात ऐसे हो गए कि बिस्कुट का एक पैकेट खरीदने के लिए भी पैसों का बैग भर कर ले जाना पड़ता था। कभी भारत का रुपया वेनेजुएला के बोलीवर से काफ़ी नीचे होता था, लेकिन 2021 में भारत का रुपया भी बोलीवर से 6000 गुना ज़्यादा हो गया। अर्थात भारत में चीज़ें वेनेजुएला से 6000 गुना सस्ती थी। $1 की कीमत 44 लाख बोलीवर के बराबर हो गई। महंगाई और भूख से मरने के कारण अब लोगों की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश में उद्योग धंधे और रोजगार न होने के कारण लाखों लोग अमेरिका तथा दूसरे देशों में पलायन करने लगे, जो आज तक जारी है। बच्चों का पेट पालने के लिए वेनेजुएला की औरतों को विदेशों में जाकर वेश्यावृत्ति जैसे कार्य करने पड़े। फिर अगस्त 2021 में राष्ट्रपति मादुरो ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने देश की करेंसी अर्थात मुद्रा का डीमोनेटाइजेशन कर दिया। 10 लाख बोलीवर की कीमत 1 बोलीवर के बराबर कर दी। लेकिन उत्पादन तो किसी भी चीज़ का बड़ा ही नहीं। जिनके पास 1 करोड़ बोलीवर थे, अब वो केवल 10 बोलीवर बन गए। इससे देश के सभी करोड़पति एक ही दिन में गरीब हो गए। हालांकि कुछ समय बाद वेनेजुएला की स्थिति कुछ सुधरी भी, लेकिन ज़्यादा नहीं। बेरोजगारी, गरीबी तथा भूखमरी से क्राइम बढ़ने लगा। वेनेजुएला की ज़्यादा आबादी लगभग 90% शहरों में रहती है।
जिनका मुफ्तखोरी और ऊंची सुविधाओं के कारण शहरीकरण हुआ था। गांव वगैरह में कोई रहा नहीं और कृषि का काम बंद हो गया या फिर बहुत ही कम, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें तो बाहर से आ जाती थी और पब्लिक को मुफ्त में मिल जाती थी। हालांकि वेनेजुएला तेल के अलावा थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम और सीमेंट का निर्यात भी करता है। दूसरे तेल कंपनियां पुरानी होने के कारण उनकी मशीनें भी पुरानी हो गई हैं, जो तेल उत्पादन ठीक से नहीं कर पाती। और दूसरे तेल निर्यात में अमेरिका ने सैंक्शन अर्थात पाबंदी भी लगा रखी है, जिसमें लिमिट से ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर वेनेजुएला के हालात आज भी कुछ अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी तथा तर्क संगत लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें। जय हिंद।